हेलो एंड वेलकम टू एनालिसिस लॉ। और आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन के बारे में जिसका नाम है स्टेर डिसाइसिस। नाउ स्टेर डिसाइसिस का बेसिक मीनिंग होता है लेट द डिसीजन बी बाइंडिंग एंड नॉट टू इंटरफेयर और डिस्टर्ब द काम। इसका मतलब ये है कि अगर सुपीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो बाइंडिंग होगा सारे उससे लोअर कोर्ट्स पे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। जैसे कि जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो सारे हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि उसकी अथॉरिटेटिव वैल्यू होगी या फिर परसुएसिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 बात करता है कि कोई भी लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की है वो सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगी जो कि इंडिया की टेरिटरी में फॉल करते हैं। इसका मतलब ये है कोर्ट्स के द्वारा कोई भी जो निर्णय होगा उसको फुल एंड फाइनली डिसाइड किया जाए, उसके ऊपर बार बार जहां पे फैक्ट्स सिमिलर हैं उनको बार बार छेड़ा ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें केशवानंदा भारती केस की, तो उसमें जो अल्टीमेट डिसीजन था वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता था कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी प्रोविजन अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 को यूज करते हुए। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। ही एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को प्रीसपोज करता है, मानकर चलता है कि किसी भी जुडिशियल सिस्टम में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होगा। जैसे अगर हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे आते हैं बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसका डिसीजन कहां पर बाइंडिंग होगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो दिल्ली के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर ही बाइंडिंग होगा, अथॉरिटेटिव वैल्यू ऑफ अ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम परसुएसिव अथॉरिटी या परसुएसिव वैल्यू की बात करें तो इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि अगर उड़ीसा हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये बाकी के स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं इनका डिसीजन दिल्ली के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, ये परसुएसिव वैल्यू रखेगा। यानी कि उस दिल्ली का सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं वो अगर मानना चाहे तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा किसी और हाई कोर्ट की बात या डिसीजन सुन सकते हैं। ऐसे केसेस में इसकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू ही होगी। तो अगर हम स्टेर डिसाइसिस को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज अ लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस व्हेन रूलिंग ऑन सिमिलर केसेस। जैसे कि आपने अभी समझा केशवानंदा भारती के केस में। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नवतेज सिंह जौहर का केस जो कि ट्रांसजेंडर्स की फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में डील करता था। नाउ ये जो केस था नवतेज सिंह जौहर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डिसाइड किया कि जो आईपीसी का सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। पर नवतेज सिंह जौहर का केस जो था वो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जिसने डिसाइड किया था वो 2 जजेस बेंच का फैसला था जिसको बेसिकली नवतेज सिंह केस में चैलेंज किया गया था। तो जो प्रीवियस जो मामला सुप्रीम कोर्ट का इसी के सिमिलर केसेस पर था उसका नाम था सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। तो जब 2 जजेस बेंच का फैसला 5 जजेस बेंच के पास जाता है तब 5 जजेस बेंच का जो फैसला जो है वो बाइंडिंग हो जाता है। नाउ ऐसे प्रिंसिपल का क्या बेनिफिट है अगर हम स्टेर डिसाइसिस जैसी डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट करते हैं, तो बेसिकली ये एक तरीके की कंसिस्टेंसी
और साथ में सर्टेनिटी को प्रमोट करता है। यानी कि अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, तो बार बार उसी को आपको सिमिलर फैक्ट्स अगर आगे भी फ्यूचर में भी कोर्ट्स अगर डील करते हैं ऐसे केसेस से, तो उनको बार बार एक नया प्रिंसिपल, अलग से नई डॉक्ट्रिन नहीं बनानी पड़ेगी। जो प्रीवियस कोर्ट्स ने, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं जिनकी अथॉरिटेटिव वैल्यू है, वो ही डिसीजंस जो हैं वो उन्हीं सिमिलर फैक्ट्स के रेस्पेक्ट में फ्यूचर के डिसीजंस में भी एप्लीकेबल होंगे। स्टेबिलिटी भी देता है और प्रेडिक्टेबिलिटी भी देता है, क्योंकि अब मल्टीपल लिटिगेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगेन समझा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब केशवानंदा भारती के केस में फॉर एग्जाम्पल ये समझा दिया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये सब चीजें आती हैं। तो अब बार बार आगे आने वाले कोर्ट्स जब सिमिलर इश्यूज आएंगे या सिमिलर फैक्ट्स होंगे, तो उनको फिर से ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है, एटसेट्रा। इस तरीके की इश्यूज दोबारा से फिर रेज नहीं किए। रिलायबिलिटी जो जुडिशियल डिसीजंस की होती है उन पर लोगों की भी बढ़ जाती है। अब लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें उन सिमिलर फैक्ट्स में क्या करना है। तो बेसिकली आप जब स्टे डिसाइसिस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसमें स्टे डिसाइसिस का बेसिक मीनिंग बताएंगे, आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 141 जो है वो खुद स्टे डिसाइसिस के डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है। आप आर्टिकल 141 बताएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, एंड देन आप एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे मैंने अभी आपको नवतेज सिंह जौहर का केस बताया, केशवानंदा भारती का केस। वर्टिकल स्टे डिसाइसिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्टे डिसाइसिस। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से जो 90 डिग्री एंगल होता है, यानी कि आप यहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट्स का डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्टे डिसाइसिस। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्टे डिसाइसिस, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, लेटा हुआ। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है, जैसे कि अभी हमने नवतेज सिंह जौहर का केस देखा, तो जो 2 जजेस बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में सुनाया था, जहां पे सेक्शन 377 को उन्होंने रिक्रिमिनलाइज कर दिया था, उसी जजमेंट को सेम स्टेटस के कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस बेंच ने सुना। तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्टे डिसाइसिस हो गया। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, एंड देन आप इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे कि स्टे डिसाइसिस जैसा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। इन सारी चीजों को इलेबोरेट करते हुए आप स्टे डिसाइसिस पर बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से स्टे डिसाइसिस का कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर, क्योंकि मैं सीरियसली इन सारी चीजों को ले रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को सीरियसली ले रहे हैं और समझ रहे हैं। और इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आप अपने सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो मैं आपको नमन करती हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, चाहे आपके लिए कितने भी एफर्ट्स कर लिए जाएं, चाहे कितनी भी वीडियोस बना ली जाए, लेकिन क्योंकि आपने इस बात को रखा हुआ है कि आपको तो उस सब्जेक्ट में फेल होना ही है और आपको एक्सक्यूज बनाना ही है, तो इसीलिए कृपया करके इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनालिसिस लॉ।